नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सतीश योगराज। पिछले कुछ समय से बहुत से लोग मुझे पूछते रहे हैं कि आज के इस तेज़ रफ्तार वाले समय में वे कैसे डिप्रेशन और तनाव की समस्या से बच सकते हैं और किन उपायों से वे एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। इसीलिए मैं आज आपको इस विषय पर कुछ ज़रूरी बातें बताने जा रहा हूँ। डिप्रेशन के इस विषय पर बातचीत के दौरान मैं आपके सामने कुछ बहुत ही आवश्यक वैज्ञानिक तथ्यों को रखूँगा और वास्तविक जीवन की कुछ सच्चाइयों को, जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज करते आए हैं, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। हम में से कुछ लोगों को इन तथ्यों को सुनने में असहजता महसूस हो सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हम अपनी कमज़ोरियों और अपनी नकारात्मक सोच का खुद सामना नहीं करेंगे और आज की अपनी वर्तमान दुखद स्थिति के वास्तविक कारणों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम उन मुश्किल परिस्थितियों को बदल नहीं पाएंगे और अपने जीवन को किसी भी तरह बेहतर नहीं बना पाएंगे। आज हमारे समाज की स्थिति कुछ इस तरह से बिगड़ चुकी है कि हर किसी को जैसे एक लत सी लग गई है। इसके वश में आकर आज हर कोई धन, शक्ति और सफलता के उच्च मुकाम पर किसी भी ढंग से बहुत जल्दी पहुंच जाना चाहता है और इसके लिए वह अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नज़रअंदाज करते हुए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गया है। बिना सोचे समझे पहले तो वह जिंदगी में अपने लिए बहुत ही उच्च अव्यवहारिक लक्ष्यों को रख लेता है और फिर अपनी स्वास्थ्य ज़रूरतों की उपेक्षा करते हुए शारीरिक और मानसिक सीमाओं पर विचार किए बिना वह इन लक्ष्यों का आंखें बंद करके पीछा करने लग जाता है। किसी भी आम लत की तरह लोग अपने व्यवहार, भावनाओं और सोच में नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। फिर भी वे मानते हैं कि वे हर तरह से सामान्य हैं और आज विडंबना ये है कि उनके व्यवहार, भाव और सोच में आए इस बदलाव को लोग जीवन की बड़ी सफलता की उपलब्धि मान रहे हैं। हर कोई आज ये मानता है कि यदि वह अपनी जिंदगी की गति को तेज नहीं रखेगा तो वह आज के इस समाज में पिछड़ जाएगा और समाज में असफल माना जाएगा। इसी वजह से किसी भी कीमत पर बिना रुके दौड़ते रहना आज के तनावग्रस्त और परेशान समाज का कहने को एक मंत्र बन के रह गया है। इसी मंत्र को आज हमारे समाज में सफलता कहा जाता है। आज लोगों द्वारा अपनाई जा रही इस तेज रफ्तार जिंदगी की ये प्रचलित प्रवृत्ति हमारे समाज में इतनी अराजकता, संकट और बेचैनी को जन्म दे रही है कि कितने लोग तनाव, चिंता और अवसाद से पीड़ित हो रहे हैं। आज समाज के लोग और किन किन कारणों से तनाव और डिप्रेशन से ग्रस्त हो रहे हैं, इसके बारे में अब मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में हर कोई दबाव में है। युवाओं पर एक अच्छी नौकरी पा लेने का और ज़्यादा से ज़्यादा रुपए कमाने का दबाव है। महिलाओं पर घर और बाहर की जिंदगी में सही ढंग से तालमेल बिठाने का, तो बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने का दबाव डाला जा रहा है। इस तेजी से बढ़ता दबाव दिमाग को बीमार और लोगों को डिप्रेशन का शिकार बना रहा है। कुछ लोगों की जिंदगी में कुछ नकारात्मक चेंजेस आ जाते हैं या कुछ चिंताजनक या दुखद घटनाएं घटित हो जाती हैं, जिससे उनकी जिंदगी के बारे में धारणा ही बदल जाती है। वह अब जिंदगी की हर चीज को नकारात्मक ढंग से लेने लगते हैं, जिसकी वजह से वह डिप्रेशन में चले जाते हैं।
विज्ञान के अनुसार कुछ लोगों में डिप्रेशन या अवसाद उनके दिमाग में कुछ रासायनिक परिवर्तनों के कारण भी हो जाता है। आमतौर पर देखा जाए तो हर किसी की जिंदगी में असफलता व संघर्ष के कारण कभी ना कभी वह पल जरूर आते हैं जिनमें वह उदास और लाचार महसूस करता है। और ये आम सी बात है। यदि उस दुख को लेकर हम बैठे रहें और सोचते रहें और ये निराशा और लाचारी आदि कई महीनों तक ऐसे ही चलती रहे तो ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करती है। यही समय के चलते डिप्रेशन का रोग बन जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट कहती है कि सभी उम्र के कुल मिलाकर 28 करोड़ से अधिक लोगों में डिप्रेशन या अवसाद का मानसिक विकार देखा गया है और विश्व स्तर पर अनुमानित 3.8% आबादी इससे पीड़ित है। WHO के मुताबिक आज भारत में भी डिप्रेशन की व्यापकता पर कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। वर्ष 2022 में भारत में लगभग 5.7 करोड़ लोग अवसाद से पीड़ित पाए गए हैं और ये डिप्रेशन 18% की दर से बढ़ रही है। इसका मतलब है कि भारत में आज हर 3 में से एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। हर साल करीब 2 लाख भारतीय डिप्रेशन में आकर अपनी जान ले लेते हैं। पिछले 8 साल में ही 50% डिप्रेशन के मरीज बढ़े हैं। अब मैं बताऊंगा कि डिप्रेशन क्या है और इसके लक्षणों के बारे में आपको बड़े सहज तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। डिप्रेशन एक प्रकार का मानसिक रोग है। सामान्यतः डिप्रेशन किशोरावस्था या 30 से 40 साल की उम्र में शुरू होती है, लेकिन ये किसी भी उम्र में हो सकती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में डिप्रेशन की समस्या से ग्रस्त होने की संभावना ज्यादा होती है। इस रोग में नकारात्मक विचार हमारे दिमाग पर हावी हो जाते हैं, जिससे हमारी मानसिक स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके कारण हमारा दिमाग सही से कार्य करना बंद कर देता है। विभिन्न डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के अनुसार ये एक नकारात्मक बीमारी है जो हमारे सोचने की क्षमता और कार्य करने की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित करती है। इसमें हमारे दिमाग की सोच नकारात्मक हो जाती है। इसी वजह से हम इस रोग के कारण जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं और अपनी उत्पादन क्षमता व सोचने समझने की क्षमता ही खो बैठते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बजाय इसके कि हम इस डिप्रेशन को दूर करने के उपाय करें, हम अपना जरूरी समय नकारात्मक सोच में बर्बाद कर देते हैं, जिसके समय चलते हमारी शारीरिक सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। डिप्रेशन के शुरुआती चरण में लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उन्हें डिप्रेशन हो गया है। इसके शुरू के लक्षण उदासीनता और निराशा हैं। जिनको डिप्रेशन होता है वे हमेशा निराश और उदास रहने लगते हैं। बड़ी खुशी के पल भी उन्हें खुश नहीं रख पाते हैं। जीवन में कुछ पलों के लिए निराश या उदास होना स्वाभाविक है, ये प्राकृतिक सी बात है। पर यदि कोई इंसान अपनी उदासी से या निराशा से कई महीनों तक बाहर ही नहीं आ पाए तो उसे बीमारी की हद माना जाता है। डिप्रेशन के रोगियों में एक और लक्षण है कि उनका किसी काम में मन नहीं लगता, ना ही पढ़ाई में और ना ही अपनी नौकरी में। उन्हें लगता है कि जिंदगी में खुशी जैसे खत्म सी हो गई है। वे ये मान लेते हैं कि अब उन्हें ये खुशी रोजमर्रा की जिंदगी में ना काम में मिल रही है, ना रिश्तों में, ना पढ़ाई में और ना ही अपनी नौकरी में। डिप्रेशन के रोगियों का एक और लक्षण है कि
वह थका हुआ और कमज़ोर महसूस करता है। कुछ करने की ताकत ही नहीं रहती, ना ही उसके शरीर में और ना ही उसके मन में। यहाँ तो ऐसा होता है कि उसे भूख लगना ही बंद हो जाती है, जिसकी वजह से उसका वजन गिरना शुरू हो जाता है। इसके विपरीत डिप्रेशन के शिकार कुछ लोगों में तो ऐसा होता है कि उनकी भूख बढ़ जाती है, वह बहुत खाने लग जाते हैं और इससे उनका वजन बढ़ जाता है। समय के साथ डिप्रेशन का असर नींद पर भी पड़ने लगता है और अच्छी तरह से नींद भी नहीं आती है। बिस्तर पर लेटे कई घंटे वह सो नहीं पाते। अगर नींद आ भी जाए तो बार बार टूटती रहती है। इस तरह से वे चैन की नींद भी नहीं ले पाते हैं। डिप्रेशन के कुछ और लक्षण हैं, जैसे शक्तिहीनता, बेबसी, बेदिली, आत्मग्लानि, अस्पष्टता और खिन्नता का महसूस होना। अब मैं आपको बताऊंगा कि डिप्रेशन का इलाज कैसे किया जा सकता है। डिप्रेशन में उपचार कुछ कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि ये प्रारंभिक अवस्था में है या पुराना हो गया है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि मरीज की स्थिति हल्की है या गंभीर। डिप्रेशन में विभिन्न उपचार विधियां मुख्य तौर पर 2 प्रकार की हैं, दवा उपचार या गैर दवा उपचार। सामान्य गैर दवा उपचार में मनोवैज्ञानिक उपचार, योग, ध्यान और जीवन शैली में संशोधन शामिल है। अवसाद के प्रारंभिक चरण में जब अवसाद के लक्षण बहुत हल्के होते हैं और वह रोगी के दिन प्रतिदिन के जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, तो गैर दवा उपचार की सिफारिश की जाती है, विशेष रूप से योग, ध्यान और जीवन शैली में बदलाव। उपचार की इस पद्धति से व्यक्ति कुछ समय के बाद हल्के अवसाद से उभर जाता है, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बन जाता है और एक सामान्य संतुष्ट जीवन जीना शुरू कर देता है। पर अगर डिप्रेशन के रोगी की स्थिति मध्यम से गंभीर है और ये उसके दैनिक जीवन में हस्तक्षेप कर रही है, तो मैं उसे किसी मनोचिकित्सक से परामर्श करने की सलाह दूंगा और उसकी सिफारिश पर दवा उपचार को शुरू करने की सलाह दूंगा। मध्यम किस्म के अवसाद के मामलों में मैं दृढ़ता से रोगी को दवा उपचार के साथ अपनी जीवन शैली बदलने और अपने दैनिक जीवन में योग और ध्यान को अपनाने की सलाह दूंगा, जैसा कि मैं इस वीडियो में अगले कुछ मिनटों में समझाने जा रहा हूं। यहां पर मैं ये भी कहूंगा कि जब गंभीर अवसाद के रोगी जो दवा उपचार पर हैं और अब उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है, वह भी अब अपने उपचार कार्यक्रम में गैर दवा विधियों को जोड़ सकते हैं। उपचार के इस दृष्टिकोण के साथ डिप्रेशन का रोगी समय के साथ अपनी अवसाद रोधी दवाओं की खुराक कम कर पाएगा, एक सामान्य जीवन जीना शुरू कर देगा और फिर समय के साथ उसकी स्थिति में और सुधार के साथ वह अपनी अवसाद रोधी दवाओं को बंद भी कर सकता है। अब मैं आपको उन गैर दवा तरीकों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप अपने जीवन की वर्तमान स्थिति में एक महत्वपूर्ण अंतर पाएंगे और जो आपके जीवन की शैली को पूरी तरह से बदल देंगे, आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को ठीक कर देंगे और आप एक सुखी, स्वस्थ, पूर्ण और संतुष्ट जीवन जीना शुरू कर देंगे। तो इस संदर्भ में मैं आपको आपकी जिंदगी से डिप्रेशन को दूर करने के लिए वह 6 बातें बताने जा रहा हूं। यदि आप इन 6 कदमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये आपके जीवन के पूरे परिदृश्य को ही बदल देंगे और आप एक खुश, स्वस्थ
और संतुष्ट व्यक्ति बन पाने में सफल हो पाएंगे। इसके लिए पहला कदम आपको ये उठाना है कि आप अपने जीवन में कुछ उद्देश्य या लक्ष्य बनाएं, ताकि जब आप सुबह उठें तो ये लक्ष्य आपको आपके दैनिक जीवन के लिए कुछ दिशा या मकसद दें और आपकी दिनचर्या के लिए आपको उत्साह प्रदान करें। इसके लिए शुरू में आप छोटे छोटे लक्ष्य चुनें, जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं और प्रबंधित कर सकते हैं, और जो यथार्थवादी हों पर काल्पनिक नहीं। आप उन लक्ष्यों को चुनें जिन्हें हासिल करना आसान हो। इन लक्ष्यों से आप में आत्मविश्वास का विकास होगा, जीवन के संघर्षों और नकारात्मक घटनाओं का सामना करने के लिए आपकी आंतरिक मानसिक शक्ति बढ़ने लगेगी। दूसरा तरीका जो मैं बताने जा रहा हूं वह है व्यायाम। आप हर रोज व्यायाम जरूर करें, कम से कम 20 से 30 मिनट तक। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ और फिट रहता है, और जिसका आपके दिमाग पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यहाँ व्यायाम के बारे में बताते हुए मैं यही कहूँगा कि आज के समय में योग हमारे शरीर और दिमाग के लिए एक बहुत ही उपयोगी व्यायाम के रूप में उभरा है। मुख्य रूप से योग के 8 अंग होते हैं। वह हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आज के तेज गति वाले समय में जब हमारे दैनिक जीवन में व्यवहारिक रूप से योग को अपनाने की बात आती है, तो मोटे तौर पर इनमें से 3 अंगों पर ही ज्यादा जोर दिया जाता है। ये हैं आसन, प्राणायाम और ध्यान। योग एक समग्र विज्ञान है जो हमारे शरीर और मन को संपूर्ण और समग्र रूप से प्रभावित करता है। योग जीवन के लिए हमें एक समग्र दृष्टिकोण देता है और हम में संतुलन और सद्भाव को प्रोत्साहित करता है। योग में आसन, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से हम मन, श्वास और शरीर के विभिन्न अंगों में तालमेल बनाना सीखते हैं, और ये तालमेल हमारे दैनिक जीवन के भावनात्मक और व्यवहारिक पहलुओं में प्रकट होता है। व्यवहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं में संतुलन और तालमेल स्थापित करने का एक साधन है। योग के अभ्यास से व्यक्ति को मन, शरीर और आत्मा को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। योग भौतिक और मानसिक संतुलन द्वारा शांत मन और संतुलित शरीर की प्राप्ति कराता है। योग अभ्यास हमारे जीवन से तनाव और चिंता को दूर करने में हमारी मदद करता है। ये शरीर में लचीलापन, मांसपेशियों को मजबूत करने में और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद करता है, और इस तरह अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य से हमारे मानसिक स्वास्थ्य में भी फायदा होता है। योग शारीरिक व्यायाम का एक सौम्य रूप है, और व्यायाम के माध्यम से हमारे शरीर में एंडोर्फिन नामक एक अच्छा महसूस कराने वाला हार्मोन रिलीज होता है, जो हल्के से मध्यम अवसाद वाले लोगों में चिंता को दूर करने और मूड को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। योग के ध्यान और साधना संबंधी पहलू भी अवसाद और चिंता के लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं। योग हमारी बदलती जीवन शैली में एक चेतना बनकर हम में और आसपास होने वाले परिवर्तनों से निपटने में मदद करता है। प्राणायाम, जो योग का एक प्रमुख अंग है, वह शरीर और मन को जोड़ता है। इसमें हम अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करके इसे एक विशेष क्रम में नियंत्रित करते हैं।
इसका सीधा मतलब ये है कि प्राणायाम में आप अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करके मन को अतीत या भविष्य में दौड़ने के बजाय वर्तमान क्षण पर केंद्रित करते हैं। विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों में प्राणायाम को बहुत ही लाभकारी बताया गया है। प्राणायाम हमारे दिमाग के स्वास्थ्य और हमारे जीवन के व्यवहारिक और भावनात्मक पहलुओं पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, जिससे हमें तनाव, चिंता और अवसाद से मुक्त रहने में मदद मिलती है। इसके अलावा प्राणायाम हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है, जिससे सोने के तरीके में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तनाव, चिंता और अवसाद से मुक्त रहने के लिए तीसरा तरीका जो आप जिंदगी में जरूर अपनाएं वह है ध्यान या मेडिटेशन। मेडिटेशन वह अभ्यास है जिसमें कोई व्यक्ति एक तकनीक का उपयोग करके किसी विशेष वस्तु, विचार या गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि फोकस और अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके। इसका अभ्यास एक व्यक्ति को मानसिक रूप से स्पष्ट बनाता है और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ भावनात्मक रूप से शांति और स्थिरता प्रदान करता है। इससे हमें आज के इस तेज और तनाव भरे जीवन में चिंता और डिप्रेशन से बचकर रहने में सहायता मिलती है। ध्यान एक मानसिक व्यायाम है जिसमें रिलैक्सेशन, फोकस और जागरूकता शामिल है। जिस तरह शरीर के लिए शारीरिक व्यायाम काम करता है, वैसे ही मेडिटेशन दिमाग के लिए वह अभ्यास है जिससे हमारी आज की तनावपूर्ण और डिप्रेशन वाली जीवन शैली में रिलैक्सेशन, फोकस और जागरूकता आती है। डिप्रेशन में अक्सर हमारी इंद्रियां सुस्त हो जाती हैं। यहाँ पर मेडिटेशन हम में जागरूकता और उत्साह बढ़ाने का अवसर देती है। शोध बताते हैं कि ध्यान हमें अस्थायी रूप से तनाव और अवसाद से राहत दे सकता है। अब मैं जिक्र करूंगा माइंडफुलनेस या सचेतन ध्यान, जो एक प्रकार का ध्यान है, पर यहाँ पर हम पूरी तरह से ध्यान की एक औपचारिक अवस्था में ना जाकर अपने आसपास घट रही वर्तमान घटनाओं अथवा मन में आ रहे विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वैसे तो जब हम ध्यान या मेडिटेशन करते हैं उसमें माइंडफुलनेस का अभ्यास भी शामिल होता है, जिससे हमारे दिन के हर अनुभव, निर्णय और कार्यों में जागरूकता की क्षमता बढ़ जाती है। जहां ध्यान या मेडिटेशन को करने के लिए औपचारिक रूप से बैठने की स्थिति जरूरी होती है, वहीं इसके विपरीत माइंडफुलनेस का अभ्यास कहीं भी किया जा सकता है। सचेतन मन यानी माइंडफुलनेस पूरी तरह से वर्तमान में रहने की इंसानी क्षमता है। माइंडफुलनेस हम कहाँ हैं और हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में जागरूक रहने की एक कला है। ये एक ऐसी मनोदशा होती है जिसमें आप वर्तमान में अपने चारों तरफ होने वाली पल पल की घटनाओं के बारे में जागरूक और सचेत रहते हैं। इसका मतलब है कि आप वर्तमान समय में घटित हो रहे विषयों पर ही ध्यान देते हैं, ना कि जो भविष्य में होने वाली हैं या फिर जो घटनाएं पिछले समय में बीत चुकी हैं। ये एक ऐसी थेरेपी है जो आपके दिमाग में आपके आसपास घट रही घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करती है। अनुसंधान के अनुसार अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करता है तो वह इस जीवन में खुश रहना सीख जाता है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करते रहने से हमारा मानसिक दृष्टिकोण बदल जाता है। माइंडफुल रहने से जीवन के सुखद पलों का आनंद लेना बहुत ही आसान हो जाता है। इसके अलावा जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियों से निपटने की मानसिक क्षमता विकसित होती है। जो लोग
माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, उन्हें अतीत में घटित हुई घटनाओं का पछतावा कम रहता है और भविष्य को लेकर चिंता कम रहती है। इसके अलावा जो लोग माइंडफुलनेस में रहते हैं, उन्हें सफलता अथवा असफलता को लेकर कम चिंता का एहसास होता है। ऐसे लोग समाज में ज्यादा अच्छे से अन्य लोगों के साथ व्यवहार बनाकर रहते हैं। अवसाद और चिंता से बचने के लिए चौथा तरीका ये है कि अगर आप डिप्रेशन से ग्रस्त हैं तो आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तनावग्रस्त और डिप्रेशन की स्थिति में खान पान तो प्रभावित होता ही है, लेकिन सच तो ये है कि डिप्रेशन जैसी स्थिति को ठीक करने के लिए हमारा आहार खुद में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। डिप्रेशन के इलाज के लिए कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ और पोषक तत्व हैं जिनका अगर ज्यादा सेवन किया जाए तो आपकी ओवरऑल सेहत में सहायता तो मिलती ही है, इसके अलावा आपका मूड भी बेहतर होता है और डिप्रेशन के लक्षणों को भी कंट्रोल करने में मदद मिलती है। डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों को चिकित्सक हमेशा कुछ खास खाद्य पदार्थ और पोषक तत्वों को शामिल करने और ज्यादा मात्रा में लेने की सलाह देते हैं। इसके लिए एक आहार और पोषण विशेषज्ञ के रूप में मेरा सुझाव है कि आप अपने आहार में ग्रीन टी, दही, केला, काजू, बादाम, अखरोट, टमाटर, अंगूर और हल्दी जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन जरूर करें। ग्रीन टी में थायमिन नामक अमीनो एसिड, दही में लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरिया नामक स्वस्थ बैक्टीरिया, केले में मौजूद ट्रिप्टोफैन, विटामिन B6 और मैग्नीशियम जैसे तत्व, काजू में विटामिन C और कई और पोषक तत्व, बादाम में प्रोटीन, विटामिन E, मैग्नीशियम और फाइबर जैसे तत्व, अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड, टमाटर में मौजूद फोलिक एसिड और अल्फा लिपोइक एसिड तत्व, अंगूर से तैयार बायोएक्टिव तत्व डाइटरी पॉलीफिनॉल और हल्दी में करक्यूमिन नामक तत्व होता है। इन खाद्य पदार्थों में पाए गए पोषक तत्व हमारे मूड को अच्छा करने, हम में आत्मविश्वास को बढ़ाने में, हमारे अंदर खुशी का एहसास कराने में, घबराहट और तनाव कम करने में, डिप्रेशन कम करने और इससे बाहर आने में हमारी मदद करते हैं और दवा के बराबर काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन की समस्या से जूझ रहा हो तो क्या खाना चाहिए वह जितना जरूरी है उतना ही महत्वपूर्ण ये भी जानना जरूरी है कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए। डिप्रेशन में बहुत ज्यादा मीठी चीजें ना खाएं, फास्ट फूड और जंक फूड जैसी चीजों से परहेज करें, कैफीन का ज्यादा सेवन ना करें और शराब और सिगरेट से सख्त परहेज करें। पांचवी चीज जो मैं आपको डिप्रेशन को दूर करने के लिए बताने जा रहा हूं वह है कि आप हर रोज उस काम को करने के लिए कम से कम 30 मिनट निकालें जो आपको पसंद है और जो आपके जीवन में आपका शौक या एक जुनून जैसा हो, चाहे वह संगीत सुनना हो या वह संगीत सीखना हो, चाहे वह नृत्य सीखना हो या वह खेल खेलना हो या किताबों का अध्ययन करना हो। ये जरूरी नहीं है कि इन चीजों से हमें कोई आर्थिक लाभ होता है या नहीं। हमारी जिंदगी में ऐसी कई चीजें हैं जो हमारे लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं होती हैं, लेकिन वह हमें मानसिक और भावनात्मक दोनों तरह से कोई ना कोई लाभ ही पहुंचाती हैं। इसलिए हमारी ओर से ये सकारात्मक प्रयास
हमें जीवन में उत्साह और रुचि वापस लाने में बहुत मदद करते हैं। अब मैं आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए और जिंदगी में तनाव और डिप्रेशन दूर करने के लिए एक आखिरी रास्ता बताने जा रहा हूं। वह ये है कि आप हमेशा उन लोगों के साथ ज्यादा समय रहें जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और जो हमेशा आप में अच्छाई देखते हैं। वह लोग जो आपके जीवन में आपका समर्थन करते हैं और सकारात्मक प्रयासों में आपकी मदद करते हैं, उनके संग आप ज्यादा समय बिताएं। आपको उन लोगों से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए जो आपको नीचे की ओर खींचते हैं और जो आपके जीवन में रुकावटें पैदा करते हैं और जो आप में हमेशा कोई ना कोई बुराई ही ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप ये सुनिश्चित करें कि आप उन लोगों के साथ अधिक रहें जो कठिन समय में आपके पक्ष में रहें और जिनके साथ रहकर आप सुरक्षित और खुश महसूस करें। एक चिकित्सा विशेषज्ञ, एक मनोविज्ञान चिकित्सक होने के नाते और 30 से अधिक वर्षों के क्लिनिकल और व्यवहारिक अनुभव के साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप अपने जीवन में इन 6 चरणों को अपनाते हैं और उनका ईमानदारी से पालन करते हैं तो आप बिना दवा के डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। और यदि आप अवसाद के लिए कोई दवा ले रहे हैं तो आप अपनी दवा बंद करने में सक्षम हो जाएंगे और एक पूर्ण, सुखी और संतुष्ट जीवन जीना शुरू कर देंगे। धन्यवाद।